अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डायनामिक 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स के न्यू सिलेबस 2024 के। तो स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करने लगे हैं। तो कैलकुलेट द फर्स्ट क्वेश्चन ये कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पिनर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कहता है कि एक रेंच की मदद से, स्पिनर रेंच को कह दें या कोई भी नट खोलने वाला जो भी टूल है, एक रेंच की मदद से जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, मैं ये समझा देता हूँ लेंथ क्या है, ये मैं बताता हूँ। और फोर्स है 50 न्यूटन, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि टॉर्क क्या होगा इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन बाय द लूजन अप बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगर यही नट और यही मैं क्या करूँ, इसी नट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँ 100 न्यूटन की, तो मुझे बता दें कि स्पिनर की क्या लेंथ होगी, मतलब कि स्पिनर का मूवमेंट आर्म क्या होगा। स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये टॉर्क है क्या चीज़, जैसे कि आप लोगों ने पीछे डायनामिक 2 चैप्टर में पढ़ लिया होगा। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ, अगर ये मेरे पास एक नट है, ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक नट है। तो अगर इसके पास एक इसके साथ ऐसा एक स्पिनर लगा हो, मतलब कि रेंच वगैरह जो हमारा है वो लगा हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि एफ़ क्या चीज़ होती है और हमारे पास क्या चीज़ होती है, मोमेंट आर्म क्या चीज़ होती है। इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, फोर्स दी हुई है। असल में ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो हम ज़रा अगर इसको एनालाइज करें तो इस सेंटर से ऐसे एक एक्सियल लाइन ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्सियल लाइन मैंने ड्रा कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी फोर्स यहाँ से लग रही होती है, फोर्स हमेशा यहाँ से लग रही होगी। ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर केस में आपको बता रहा हूँ जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स ऐसे लग रही हो। शायद कुछ ऐसा केस आ जाए जहाँ पर फोर्स क्या लग रही हो, किसी एंगल थीटा के साथ लग रही हो। तो ये एक्सिस के साथ हम फिर एंगल थीटा का रेफरेंस ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ये तो मेरे पास आ गई फोर्स की बात की, हम अप्लाई करेंगे, ये हाथ से अप्लाई कर रहे होंगे स्टूडेंट, हम इसको नट को लूज़ करने के लिए या टाइट करने के लिए। अब दूसरी बात आती है कि फ़ोर्स का तो हमें कॉन्सेप्ट आ गया कि फ़ोर्स लग सकती है किसी भी तरफ से, इस तरफ से भी लग सकती है, इस तरफ से भी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरफ से लगेगी। अगर यहाँ से लग जाएगी तो फिर तो 90 साइन थीटा 90 बन जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर किसी और तरफ से लगेगी तो थीटा पे डिपेंड करेगी। तो अब स्टूडेंट, फोर्स लग रही है किसी एक परपेंडिकुलर, किसी एक एंगल के डिस्टेंस पर। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट मेरे पास, ये असल में डी है। असल में ये क्या है, आर है, मूवमेंट आर्म है। इसको क्या कह देंगे, डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर लें, जिस मर्जी चीज़ से रिप्रेजेंट कर लें। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये लेंथ है, ये रेडियस है, मतलब कि ये डिस्टेंस है, एक्सियल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो ये फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म है, लेंथ है इसकी कुछ। तो अब स्टूडेंट हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखें ना, जब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा तो कुछ रेडियस पर, कुछ डिस्टेंस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, तो इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो क्या कहता है कि मैंने क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। डेटा है हमारे पास गिवन और लेंथ दी हुई है उसने 20 सेंटीमीटर। बेशक आप इसको मीटर में चेंज कर लें, सेंटीमीटर में रखें, कोई इससे वो नहीं है, रीडिंग्स तो वैसी ही आएंगी। जब आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो सेंटीमीटर की रीडिंग होंगी, और अगर इसी सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूँ तो वो मीटर की रीडिंग आ जाएंगी। और फोर्स दी हुई है हमारे पास 50 न्यूटन। अब उसके आगे कहता है इफ़ द सेम नट इज़ टू बी लूजन अप बाय द 100 न्यूटन फोर्स। केस नंबर 2 में, ये केस 1 है स्टूडेंट, ये केस क्या है, 1 है। और केस 2 में वो क्या कहता है कि अगर मैं क्या करूं, मैं इसी नट को फोर्स लगा दूं 100 न्यूटन की, तो मुझे बताएं कि लेंथ क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें टॉर्क किधर आ गया, इसमें भी तो टॉर्क चाहिए। ये टॉर्क इज इक्वल टू, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, या आप इसको आर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होते हैं, और टॉर्क इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो मतलब ये आर और डी रिप्लेस करके कुछ लोग आर लिखते हैं, कुछ लोग डी लिखते हैं, मतलब इसका लेंथ ही मतलब है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे टॉर्क, उसी टॉर्क को यूज़ करेंगे इसमें, और फिर यहाँ से हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो केस 1 को स्टडी करते हैं। केस 1 है मेरे पास,
मैंने निकालना है इसका टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर कितना था स्टूडेंट, हमारे पास था 20 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, फोर्स के साथ, तो फोर्स किस में है, न्यूटन में है। अगर आप इसको चाहें तो आप मीटर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि रीडिंग बिल्कुल ठीक आ जाए। तो स्टूडेंट अगर 20 सेंटीमीटर को मैं 20 cm को अगर मैं चेंज करूँ मीटर में, तो सिंपली क्या करूँगा, 100 के साथ इसको डिवाइड कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा मेरे पास। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 0.2 मीटर लिख लेता हूँ। अब जब मैंने 0.2 मीटर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस 50 के साथ, 0.2 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 10 न्यूटन। यहाँ से न्यूटन आ जाएगा और यहाँ से मीटर आ जाएगा। ये स्टूडेंट सॉरी कुछ भी नहीं है, ये मैंने काट दिया इसको, सेंटीमीटर से मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो न्यूटन मीटर। टॉर्क का यही यूनिट था 10 न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं, अपने इसकी तरफ। अब हमारे पास टॉर्क आ गया ना, तो अब हम टॉर्क के फार्मूले में डाल के एफ़ की वैल्यू है हमारे पास, तो हम लेंथ निकाल लेंगे। तो केस टू में वो क्या कहते हैं कि टॉर्क इज़ इक्वल टू आर एफ। अच्छा, टॉर्क हमारे पास कितना आया, 10 न्यूटन आया जी, ठीक है 10 न्यूटन आ गया हमारे पास। आर ही तो निकालना है, लेंथ ही तो निकालनी है, तो आर को इसी तरह लेते हैं। और फोर्स कितनी लगानी है, तो केस नंबर 2 में हमने फोर्स लगानी थी 100 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ 100 न्यूटन। तो अब स्टूडेंट ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, ये न्यूटन मीटर था, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, इज इक्वल टू आर, न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 0.1 मीटर इज इक्वल टू आर। और जब मैं इसको चेंज करूँगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, तो ये जब मैं इसको इसके साथ काट दूंगा 10, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन से कट गया, और इसको जब डिवाइड करूँगा 0.1 मीटर आ जाएगा, और 0.1 मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट एक में हमने लेंथ निकाल दी है और एक हमने टॉर्क निकाल दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं इसके। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ बैलेंस बाय अ पिवट एट इट मिडल्स। कहता है कि एक यूनिफॉर्म क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर ये ड्रा कर लेते हैं, एक स्टील बार है, ठीक है, ये पिवट ऐसा एक पॉइंट होता है जो बिल्कुल सेंटर पर हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ को सेंटर से बैलेंस करें या ऐसी कोई चीज़ जिसको बिल्कुल सेंटर से अटैच करें तो वो रोटेट कर जाए, मतलब कि स्टील रॉड इसके इर्द गिर्द रोटेट कर सकते हैं, तो ये पिवट पॉइंट है। सेंटर पॉइंट या एक्सियल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, तो पिवट पॉइंट, ठीक है। Two masses M1 and M2 are suspended by the distance 0.2 मीटर and 0.3 मीटर respectively from the pivot। कहता है कि एक बॉडी जो है वो 0.2 मीटर के फासले पर लटकाई हुई है और दूसरी बॉडी 0.3 मीटर के फासले पर लटकाई हुई है। इग्नोरिंग द मास ऑफ स्टील बार, हमने मास ऑफ स्टील को इग्नोर करना है और हम लोगों ने ये बताना है कि M2 क्या हो सकता है, जबकि M1 इसने दिया हुआ है। इफ़ द M1 0.6 kg फाइंड द मास M2। अब स्टूडेंट मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पर खुद से कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर ये M1 यहाँ पर अटैच है M1 और यहाँ पर अटैच है जी M2 अटैच है, ठीक है स्टूडेंट। तो M1 का मास जो है मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता रहता हूँ डेटा, और यहाँ पर डायग्राम में भी मैं करता जाता हूँ। M1 जो है मास 1 वो मेरे पास है 0.6 kg, और जो मास 2 है M2, इसको भी M1 लिख लेते हैं, M2 वो हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब वो क्या कहता है कि एक मास आप ले लें 0.2 पे और एक मास ले लें आप 0.3 पे, ओके स्टूडेंट। तो ये जो टोटल मीटर की लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर टोटल इसकी जो लेंथ है स्टील रॉड की। और इसके अलावा वो क्या कहता है कि एक मास को हम ले लेते हैं M1, ठीक है। M1 जो अटैच है वो 0.2 पे रिस्पेक्टिवली है ना स्टूडेंट। यहाँ पर देखें, टू मैसेज M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस 0.2 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे कहा गया होगा रिस्पेक्टिवली, तो जो पहले वाली चीज़ होती है वो पहले के साथ आती है। जैसे कि M1 के बाद फ़ौरन क्या है 0.2, तो मतलब ये जो M1 है ना,
ये 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर है। और उसके बाद क्या आया M2, और उसके बाद डिस्टेंस कौन सा आ रहा है 0.3। तो ये रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि पहले वाली चीज़ को पहले वाली चीज़ के साथ कंसीडर करें, दूसरी वाली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंसीडर करें। तो M1 0.2 मीटर के फासले पर है और M2 0.3 मीटर के फासले पर है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि R1 मतलब कि वही हमारा मूवमेंट में हम इसको लेंगे ना, तो R1 कितना आ जाएगा मेरे पास 0.2 मीटर और R2 कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, देखें अगर मैं इस मैस को कंसीडर करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, अगर इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट होगी तो ये कोशिश करेगा इस पूरे स्टील बार को इस तरफ घुमाने की, मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर मैं इस मैस को ग्रेविटी के साथ कंसीडर करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट बारह रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं इस मैस को कंसीडर करूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, जब भी इसके साथ इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो क्या होगा, ये मैस नीचे की तरफ आएगा, मतलब वेट बन जाएगा, ठीक है। कुछ फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क अबाउट पिवट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह मैं इस तरफ करूँगा तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस तरफ, इसका टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस तरफ, और इस वाले का टॉर्क प्रोड्यूस होगा इस तरफ, मतलब कि इसका एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब भी मैं दोनों का सम अप लूँगा, इसका और इसका सम अप लूँगा, तो ये बैलेंस में करना चाहेगा इसको, तो 0 आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्लॉकवाइज वाली जगह क्लॉकवाइज वाली चीज़ें लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हम अगर रीडिंग्स को नोट करना शुरू करें तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैस M2 किसकी वजह से ये अप्लाई हो रहा था, वेट की वजह से अप्लाई हो रहा था, तो ये जी इसके साथ आ जाएगा ग्रेविटी का, ठीक है। अब ये सारी चीज़ देखें स्टूडेंट क्या बन गई है, फोर्स बन गई है, असल में जो क्या है वेट है, ठीक है। यही चीज़ तो वेट है ना, फोर्स की वजह से ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और किसके साथ, मतलब कि जितना इसका क्या था, डिस्टेंस था। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सॉरी ये वाला था, तो ये वाला था 0.3 मीटर का डिस्टेंस। अगर स्टूडेंट ये चीज़ समझ नहीं है मैं तो दोबारा एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखिए मैंने ये चीज़ कैसे लिख ली, क्योंकि मुझे पता है कि टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क बराबर होता है टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, ठीक है। F क्या है, फोर्स है, मतलब वेट है, वो वेट जो फोर्स लगा रहा होगा इसको एंटी क्लॉक की तरफ मूव करने के लिए। तो देखें ना, मैस जब मैंने पहले कहा था कि किसकी रिप्रेजेंस में आएगा, ग्रेविटी, जब मैस को मैं ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो वेट बन जाएगा और वही मेरे पास क्या होगी, फोर्स होगी। अब फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क के बराबर आ जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे केस में, जो क्लॉकवाइज था वो ये वाला था स्टूडेंट। इसी तरह M1 मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई रेडियस लेंथ 0.2 मीटर इज इक्वल टू। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से देखें दोनों तरफ क्या चीज़ कॉमन है, G कॉमन है, तो मैं इसको काट सकता हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो इसको मैंने काट दिया और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि M1 मल्टीप्लाई 0.2 मीटर इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट मैंने आपको F बताया था कि फोर्स है, इसलिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, और ये M2 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर, ओके। इसके बाद हमारे पास M1 देखें स्टूडेंट गिवन है, तो M1 की जगह M1 पुट कर देते हैं, कितने 0.6 kg मल्टीप्लाई 0.2 मीटर इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर। ये सिंपली इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के डिवाइड करवा देंगे तो M2 आ जाएगा 0.36 kg मल्टीप्लाई 0.2 मीटर डिवाइडेड बाय 0.3 मीटर। स्टूडेंट ये मीटर से कट जाएगा और जब इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ केजी में वैल्यू आएगी और वही हमारा क्या होगा, मैथ्स 2 होगा। तो ये आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.2 0.12 और डिवाइडेड बाय 0.3, तो डिवाइड कर देते हैं इसको 0.3 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 0.4 M2। तो ये 0.4 इसका क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा केजी में। स्टूडेंट यहाँ पर केजी था हमारे पास, मैथ्स आ जाएगा M2 का। तो स्टूडेंट एक और बात, अगर मैंने ये जी काटना ही था तो यहाँ पर लिखा क्यों,
विदाउट इसके भी तो हो जाता, स्टूडेंट हो जाता है, लेकिन हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये सिस्टम तो चलेगा ही नहीं। बेशक यहाँ पर 50 kg मैस लगाओ, इस तरफ कुछ भी ना लगाओ, सिस्टम तो आइसोलेटेड होगा, क्योंकि जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो चीज़ें मूविंग में आना शुरू होती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रेविटी का केस कंसीडर किया है। अब दोनों तरफ ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी की वैल्यू बराबर है और दोनों तरफ आ रही है, तो इसलिए मैं काट सकता हूँ उसको बैलेंस करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को कम करने के लिए, मतलब कि अपनी ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ से ग्रेविटी की वैल्यू काट दिया। मैं अगर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देता, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा देता, तो आंसर यही आना था। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर इसको रिड्यूस कर देते हैं। सिर्फ ये कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वाकई ये ग्रेविटी की मौजूदगी में सारा काम हो रहा होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट मैंने आपको ये पहले पिक्चर दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ना इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है कि कहाँ पर वेट लग रहा है, कहाँ पर फोर्सेस एक्ट होंगी, कौन सा टॉर्क कहाँ पर होगा और हमने किस चीज़ को बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। 2 मैसेज 250 ग्राम एंड 100 ग्राम, उसने बताया कि 2 मैसेज हैं, ये 100 ग्राम है और 250 ग्राम है, आर हैंगिंग एट द पोजीशन 65 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब देखें स्टूडेंट, हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से हमने मैस को, यहाँ से लेंथ को लेना है, यहाँ से लाकर कहाँ पर 60 ही है ना, तो इसके बाद कहाँ आ जाएगा ये 65 पर 250 अटैच है और 80 पर क्या अटैच है 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। देखें जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, रिस्पेक्टिवली का केस कैसे होता है कि पहले वाली चीज़ को पहले वाली चीज़ के साथ कंसीडर करना है, दूसरी वाली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंसीडर करना है। सिंपली ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड, एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, मतलब कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब 50 सेंटीमीटर इस तरफ है और 50 सेंटीमीटर इधर है, और ये पिवट पॉइंट है इसका, जिसके इर्द गिर्द ये मैस, ये वेट इसको एक्ट कराएंगे रोटेशन के लिए। वेट शुड, अच्छा यूनिफॉर्म रॉड पिवट एट द 50 सेंटीमीटर मार्क, ऐसे उन्होंने बताया है कि 50 मैंने आपको बता दिया है। वेयर शुड अ थर्ड मैस ऑफ 400 ग्राम, कहता है कि ये जो 400 ग्राम वाला मैस है इसको कहाँ पर अटैच करूँ कि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए रॉड। ठीक है, तो अब हम ये दोनों मैस अटैच है अपनी पोजीशन पर, लेकिन ये मैस हमने अटैच करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। इस रेफरेंस से हमने ये मैस यहाँ कहीं पर अटैच करना है, क्या हो जाए कि सिस्टम बैलेंस हो जाए, इसमें कोई भी रोटेशन ना आए। तो स्टूडेंट आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसके बाद स्टूडेंट मैंने एक रफ सी डायग्राम बना लिया ताकि यहाँ पर मैं साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करता जाऊँ और आपको बताता जाऊँ। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पहले से लिख लिया, ये तो मैसेज थे मैंने इसलिए लिख लिए। अच्छा, M1 M2 M3 हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, मैंने कंसीडर किया। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास ना M1 कहाँ पर सस्पेंडेड है, M2 कहाँ पर सस्पेंडेड है और M3 की तो लोकेशन हमने खुद बतानी है। तो जो M1 सस्पेंडेड है, अब मैं ये रेडियस लिखने लगा था, लेकिन मैंने कहा कि आपको पहले समझा देते हैं फिर यहाँ पर राइट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट, 50 से हमने आगे गिनना है, क्योंकि जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इस पिवट पॉइंट के रेफरेंस से होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेना शुरू करूँगा, मैं डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट सेंटर पॉइंट से लेना शुरू करूँगा। अब जब मैंने इस M1 का मतलब कि लेंथ देखनी है, जैसे कि इसमें तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ क्या है, रेडियस है, लेंथ है, तो कितना डिस्टेंस लिखूँ, ये देखें 50 से 60 पे आया तो 10 और फिर 5 आगे चल गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये स्केल सेंटीमीटर में स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 15 सेंटीमीटर और इसको जब मैं चेंज करूँगा मीटर में तो कितना आ जाएगा 0.15 मीटर आ जाएगा। इसी तरह मैं किसके लिए ले लूँगा, M2 के लिए, तो M2 का रेडियस क्या बन जाएगा R2, तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखें M2 कहाँ पर है 80 पर है, तो 10 20 और 30। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर और क्या आ जाएगा, मीटर में चेंज करूँगा 0.3 मीटर। आई होप स्टूडेंट कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैंने रेडियस कैसे निकाले। हमने हमेशा पिवट पॉइंट के रेफरेंस से लेने हैं, अगर मैस यहाँ पर अटैच है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैस यहाँ पर अटैच था तो मैंने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया, और ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है एक में, 10 20 और यहाँ पर 30 है, तो इसलिए मैंने M2 का यहाँ पर 30 लिखा। अब इसका जो मैस है वो मैस है 400 ग्राम है, लेकिन इसका रेडियस तो अननोन है, और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि कहाँ पर मैं इसको ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ना आ जाए। तो उसमें हम लोग चलते हैं वही अपने सोल्यूशन की तरफ। हम लोग क्या करना है, कुछ यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होंगे और कुछ एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होंगे, तो हम कहते हैं कि टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्टूडेंट हम लोग अपनी फिगर को देखते हुए बताएंगे कि क्लॉकवाइज कौन सा और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है। स्टूडेंट आपको देखना आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे ये मैस है, अगर मैं ग्रेविटी की
फील्ड में रखूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरफ एक्ट करना शुरू करेगा और पिवट पॉइंट को आपने रखना सेंटर में और इसके इर्द गिर्द एक एरो से घुमा दे। जैसे कि ये मैस है ना, तो आप क्या करेंगे कि इस तरफ ये पिवट पॉइंट को सेंटर में लेकिन मैं इस तरफ भी तो घुमा सकता हूँ ना, लेकिन इस तरफ नहीं घुमाना क्योंकि पिवट पॉइंट के रेफरेंस लेना है। तो जब ये मैक्स एक्ट करेगा तो इस तरफ करेगा, पिवट पॉइंट को हमेशा सेंटर में लेगा। तो अब यहाँ पर क्या किया मैंने कि ये प्रोड्यूस हो गया क्लॉकवाइज और ये भी मैच प्रोड्यूस करेगा किस तरफ, क्लॉकवाइज। अगर मैं इस मैच को देखूँ तो इसको भी मैं क्लॉक इधर करा सकता हूँ, लेकिन नहीं कराना क्योंकि हमने पिवट पॉइंट को सेंटर में लाना होता है। तो अब मैं इसको जब इस तरफ मूव करूंगा तो किस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला मैच हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये वाले दोनों मैच हो गए किस तरफ, क्लॉकवाइज। तो अब मैं इन दोनों मैच का मैच वेट जो भी आएगा, फोर्स जो भी है वो हम लिखेंगे और इनका रेडियस मैं लिखूंगा किसमें, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ये वाली है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, m1 मल्टीप्लाई g जिस हमने पीछे में किया था और मल्टीप्लाई कितने रेडियस पर है, तो कितने रेडियस पर है, ये 0.15 मीटर पर है। अच्छा, जितने भी मैच होंगे क्लॉकवाइज में सारे ऐड कर लेंगे प्लस दूसरा वाला मैच और दूसरे वाला ग्रेविटी के साथ और फिर उसका रेडियस। मैच आ गया मेरे पास कितना, 100 ग्राम आ गया, इसको मैं ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इसका डिस्टेंस कितना है, 0.3 मीटर है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज की तरफ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ये है कितना आ जाएगा 400। मैंने 100 मैच लिख दिया, कोई नहीं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है m मेरे पास आ जाएगा m3 और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू लिख दी थी m2 आ जाएगा, क्योंकि ये m1 था ये पुट कर दिया है, ये वाला m2 था मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और अब m3 आने लगा, ये वाला m3 मल्टीप्लाई ग्रेविटी के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी जो अपना इसका डिस्टेंस है वो मुझे नहीं पता, वो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा r3 लिख दूंगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 मल्टीप्लाई 0.15 मीटर और प्लस m2 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर और जब इनमें से ग्रेविटी मैंने कॉमन ले ली थी, ग्रेविटी आ जाएगी इज इक्वल टू m3 r3 और इसमें से जब मैंने ग्रेविटी ले ली ये कॉमन आ रही है, ये क्या होगा, इसको कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 की क्या वैल्यू है, तो हम इसको अगर ग्राम में चेंज करना चाहें तो ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको केजी में करना चाहें तो केजी में भी, ग्राम में तो ग्राम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, स्टूडेंट हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मैसेज को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर m1 है ना, तो स्टूडेंट जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.25, जब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 0.1 केजी आ जाएगा, इसी तरह ये भी केजी में आ जाएगा और जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.4 केजी। तो ये मैसेज केजी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, m1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली m1 की वैल्यू क्या आती है 0.25 kg और इनटू इसका आ जाएगा मेरे पास 0.51 मीटर, मतलब कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये एक्ट करी थी और प्लस m2 की क्या वैल्यू है 0.1 kg मल्टीप्लाई 0.1 kg मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा इसके साथ, नेट क्लोज इज इक्वल टू m3 कितना है 0.4 kg मल्टीप्लाई r3। अब जब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 0.25 मल्टीप्लाई 0.15 तो उसमें ये वाली सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया 0.0357 kg मीटर और प्लस ये 0.1 और इसमें ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 आ जाएगा 0.03। इसको एक बार चेक कर लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.3 तो 0.03 आ गया समझिए और ये भी क्या है kg और मीटर है इज इक्वल टू 0.4 kg मल्टीप्लाई r3। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट तो सेम है, तो यूनिट वही आने वाले हैं kg और मीटर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0375 प्लस 0.03 तो ये आ जाएगा 0.0675 kg इंटू मीटर और 0.4 kg r3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई ये सारा स्टूडेंट से डिवाइड करवा दें 0.0675 kg मीटर डिवाइडेड बाई kg और ये वैल्यू क्या थी 0.4 तो 0.4 मैं इस पूरी वैल्यू को उठा कर यहाँ पर तो ये kg से कट जाएगा और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मीटर में आंसर आ जाएगा 0.0675 डिवाइडेड बाई 0.4 तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.16875 मीटर और ये मेरे पास क्या है r3 है। अब ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा स्केल सेंटीमीटर में है। जब मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया था 16.875 सेंटीमीटर और ये r3 है। अब ये r3 क्या चीज़ है, ये कहाँ पर है, तो स्टूडेंट ये जो r3 आया है, ये जो r3 है मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है, ये यहाँ पर एक्ट होगा इस जगह में, मतलब कि ये इधर से कुछ रेडियस है। ओके, ये कितना आ रहा है मेरे पास 16.87 आ रहा है, 16.87 आ रहा है। जैसे इनका r1 था, r2 था इस सारे का, इसका भी तो r3 होगा, लेकिन अब मैंने इसको प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, मैंने इसको यहाँ से रिप्लेस करना है। तो स्टूडेंट ये देखें ये टोटल डिस्टेंस कितना था 50 था ना, अगर मैं इस 50 सेंटीमीटर में से ये वाला सारा डिस्टेंस माइनस कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा बाकी डिस्टेंस बचेगा इस तरफ ही बचेगा, वो क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, मतलब l3 लेने आप। ठीक है, तो ये लेंथ 3 मैंने फाइंड करनी है या x3 इसको कह दें, ये मैंने x3 फाइंड करना है कि कहाँ पर मैं इस वेट को इस मैस को प्लेस करूँ, ये सारा सिस्टम स्टेशनरी आ जाए। तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर प्लेसिंग द मैस। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आ जाएगा कि 50 की टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर माइनस हम ये वाला कर देंगे 16.875 सेंटीमीटर, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा 33.1 सेंटीमीटर। तो अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 0 से मुझे 33 मतलब ये 35 है ये वाला और इसके दरमियान में 33 क्या होगा, अगर मैं ये वाला मैस ये जो मैस है यहाँ पर प्लेस कर दूँ सस्पेंड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरी बॉडी स्टेशनरी में आ जाएगी, मतलब रेस्ट में आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारे पास था इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मेडिकल के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।